डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन यानी कि गतिज समीकरण के द्वारा गैस के विभिन्न नियमों जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, ग्राहम का विसरण नियम का अधिक का व्युत्पन्न करेंगे। जैसा कि हमने गतिज समीकरण के अंदर देखा था, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² होता है। इस अगर इक्वेशन के अंदर हम राइट हैंड साइड के अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से ही अगर हम डिवाइड कर दें तो इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाफ mc² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। एन यहाँ पर टोटल अणुओं की संख्या है, तो इसका मतलब औसत जो गतिज ऊर्जा हुई वो होगी हाफ mnc²। सो इसको हम इसी इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। और इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कह सकते हैं कि जब भी अगर ताप स्थिर होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी स्थिर होगी। हमने अभिक्रिया के अंदर ये कहा था कि अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो परम ताप के समानुपाती होती है। तो अगर हमने ताप को स्थिर कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो अणुओं की है वो भी स्थिर रहेगी। उस स्थिति के अंदर जो राइट हैंड साइड वाला फैक्टर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और बॉयल के नियम के अंदर हम यही कहते हैं कि किसी निश्चित ताप के ऊपर निश्चित संहति की जो गैस है उसका जो दाब है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हमने गतिज समीकरण के द्वारा बॉयल के नियम का गणितीय रूप जो है उसका डेरिवेशन कर लिया है। तो ये जो फॉर्मेट है दैट इज इक्वल टू द मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही जो फॉर्मेट है वो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ है। लेकिन हम देखते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का नियम जैसा कि हम जानते हैं कि निश्चित दाब के ऊपर निश्चित संहति की जो गैस है उसका आयतन जो है वो परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पर हम दे सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू kT, क्योंकि हमने ये कहा है कि अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो परम ताप के समानुपाती होती है। यहाँ पर k जो है हमने एक कांस्टेंट दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय t। PV इज इक्वल टू, जैसा कि अभी हमने डिराइव किया था, 2/3 काइनेटिक एनर्जी। इसको हम काइनेटिक एनर्जी की जगह अब kT लिख सकते हैं, तो 2/3 k इंटू टी हो गया। अब यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को फॉर्मेट कर रहे हैं कि P को हम राइट हैंड साइड के अंदर लेके आ गए। सो 2/3 k बाय P मल्टीप्लाई बाय T। V इज कांस्टेंट कब कांस्टेंट होगा? जब दाब स्थिर होगा। K यहाँ पर एक स्थिरांक है, 2/3 यहाँ पर एक न्यूमरल है। अगर P भी स्थिर हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर 2/3 K बाय P पूरा एक स्थिरांक हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। और इन अदर वर्ड्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी कि गैस का जो आयतन है वो परम ताप के समानुपाती होता है यदि दाब स्थिर रहे। तो यही चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, अवोगाद्रो का नियम। टू गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर हैविंग प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। दो गैसेस जिनका के आयतन समान है, यदि उनका दाब P और अगर ताप T हो और उनके जो सहति है वो M1 और M2 हो और इसी प्रकार उनके अणुओं की संख्या जो है वो N1 और N2 हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, उनके वर्ग माध्य मूल वेग जो है इन गैसेस के वो अगर C1 और C2 हो, तो उस स्थिति के अंदर हम गतिज समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। हमने क्या क्या असम्पशन लिया है? एक तो हमने मास लिया है, अणुओं का सहति ली है, द्रव्यमान M1 और M2, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 N2, और रूट मीन स्क्वायर C1 और C2 लिया है। तो पहले वाले केस में, अगर पहली वाली केस के लिए हम बात करते हैं तो गतिज समीकरण को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, PV इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर और PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर। तो दोनों गैसेस के लिए हमने इस प्रकार से ये गतिज समीकरण लिख लिया। अब अगर हम ये असम्पशन लगाते हैं कि अगर ताप दोनों का सेम है, दोनों ही गैसों का अगर ताप सेम है, तो उस स्थिति के अंदर इनकी जो औसत गतिज ऊर्जा होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं हाफ M1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M2 C2 स्क्वायर। अब इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, N1 और दूसरा वाला N2। तो इस इक्वेशन को हम N1 मतलब औसत गतिज ऊर्जा की फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पर इक्वेट किया है, क्यों इक्वेट किया है? बिकॉज गतिज ऊर्जा जब सेम होगी तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, उस स्थिति के अंदर जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है उसको हमने इक्वेट कर दिया। क्योंकि गतिज ऊर्जा सेम है इसलिए ये फैक्टर जो है वो बिल्कुल नलिफाई हो जाएगा। अब बचा हुआ क्या रहेगा? N1 इज इक्वल टू N2। इसका मतलब ये हुआ कि दाब ताप की अगर समान परिस्थिति है तो समान आयतन वाले गैसों की जो अणुओं की संख्या है वो भी बिल्कुल समान होती है।
नाउ आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण इन दोनों ही नियमों को समाहित करके हम निकाल सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, गैस का आयतन जो है परम ताप के समानुपाती है। दोनों में हमने कंडीशन लगाई है, पहले वाले में हमने लगाई है कि यहाँ पर ताप स्थिर है, दूसरे वाले में हमने कंडीशन लगाई है यहाँ पर दाब स्थिर है। तो इस प्रकार से हम दोनों ही इक्वेशन को एक साथ समाहित करके लिख सकते हैं। V is directly proportional to T by P और इन अदर V is equal to R T by P। यहाँ पर R जो है वो गैस कांस्टेंट है और हम लिख सकते हैं PV is equal to RT। ये कंडीशन कब होगी? जब गैस का 1 मोल होगा। अगर गैस के n मोल है तो इसी के अंदर PV is equal to nRT होगी। यहाँ पर R एक गैस स्थिरांक है जो जिसका मान हम अगले लेक्चर के अंदर निर्धारित करेंगे।